Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. At the end of this video lecture, you will be able to describe and draw the structure of an atom in terms of electrons, protons, and neutrons. You will also be able to describe how an atom is electrically neutral, and you will also be able to differentiate between atomic number and mass number, and you will also be able to determine the atomic number and mass number of elements on the basis of number of protons, electrons and neutrons. लेट्स सी इफ यू रिमेंबर। आइए देखते हैं, अगर आपको याद हो, व्हाट इज अ मैटर मेड अप ऑफ। एक मैटर किस चीज़ का बना होता है? मैटर स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है, छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है। उन यूनिट्स को हम एटम्स कहते हैं। कैन यू सी एन एटम? क्या आप एक एटम को देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी एन एटम विद नेकेड आई। हम एक एटम को बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। एटम को देखने के लिए वी आर रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप विच इज स्मॉलर एन एटम और अ मॉलिक्यूल। कौन सा छोटा होता है, एक एटम या एक मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एटमों का बना होता है। अगर एक मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एटमों का बना होता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल बड़ा होगा और एक एटम उससे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में दो से कम एटम्स हो ही नहीं सकते। सो इसलिए मॉलिक्यूल बड़ा होता है और एक एटम छोटा होता है। द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, उन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। जस्ट एज अ वॉल इज मेड अप ऑफ स्मॉल ब्रिक्स। जैसा कि एक दीवार छोटे ईंटों से बना होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स। और जानदार सेल्स पर मुश्तमिल होता है, यानी जैसे जानदार सेल्स के बने होते हैं। एंड हनीकॉम्ब इज मेड अप ऑफ स्मॉलर हेक्सागोनल सेल्स। और जैसा कि शहद की मक्खियों का छत्ता छोटे छोटे हेक्सागोनल सेल से बना होता है, सेम उसी तरह एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिनको हम एटम्स कहते हैं। एलिमेंट इज अ प्योर मैटर विच हैज द सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जो सेम टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल होता है। याद रहे कि मैटर के हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, एक को हम प्योर फॉर्म कहते हैं और दूसरे को हम इम्प्योर फॉर्म कहते हैं। जो प्योर फॉर्म है उनको हम सब्सटेंस कहते हैं और जो इम्प्योर फॉर्म है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। अब जो प्योर फॉर्म है यानी जो सब्सटेंसेस है उनके हमारे पास टू मेन टाइप्स हैं। एक को हम कंपाउंड कहते हैं और दूसरे को हम एलिमेंट कहते हैं। जो एलिमेंट होता है वो सेम टाइप ऑफ एटम का बना होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन। गोल्ड, सिल्वर और आयरन में सारे के सारे एटम्स या तो गोल्ड के हैं या सिल्वर के हैं या फिर आयरन के हैं। यानी आयरन में जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे आयरन के हैं। गोल्ड में जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे गोल्ड के हैं और सिल्वर में जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे सिल्वर के हैं। ऑन द अदर हैंड, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। दूसरी तरफ कंपाउंड एक ऐसा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम का बना होता है। फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर का फार्मूला है हमारे पास H2O। अगर इसमें हम देखें तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन है। सो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है। सो याद रहे कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है, वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जो सेम टाइप ऑफ एटमों का बना होता है, और कंपाउंड वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, वो सब्सटेंस है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम का बना होता है। और जो एटम्स होते हैं रिटेन्स ऑल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। उसी एलिमेंट के एटम्स उस एलिमेंट के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, यानी उस एलिमेंट के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो वही एटम रखता है। फॉर एग्जांपल, अ गोल्ड कॉइन इज मेड अप ऑफ गोल्ड एटम्स। अगर हम गोल्ड का एक सिक्का ले लें तो वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटमों का बना होगा और पुट टुगेदर इन अ शेप ऑफ अ कॉइन। और गोल्ड के जो एटम्स होंगे वो उस कॉइन के शेप में एक जगह पर रखे होंगे। यानी जैसे कि हमने कहा कि एक एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम का बना होता है,
उसी तरह अगर हम एक कॉइन को ले लें जो गोल्ड का बना हो, तो उस कॉइन में मौजूद जितने एटम्स होंगे वो गोल्ड के होंगे और उन गोल्ड के एटमों को कॉइन्स के शेप में एक जगह पर रखे होंगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स एज शोन इन द डायग्राम इन द फिगर 5.1। एक एटम टू रीजन्स पर कंसिस्ट होता है जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है। एक इलाका या एक हिस्सा जो इसका सेंट्रल पार्ट है, जो इसका सेंट्रल रीजन है, और दूसरा जो इस सेंटर के आउटसाइड है। इस सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम को, इस सेंट्रल रीजन ऑफ एटम को हम न्यूक्लियस कहते हैं और इससे आउटसाइड जितना भी एरिया है इसको हम क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। एटम का जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो ये वाला एरिया है एटम का, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एटम के इस न्यूक्लियस में दो किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, एक को हम प्रोटॉन कहते हैं और दूसरे को हम न्यूट्रॉन कहते हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं हैव पॉजिटिव चार्ज, उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वेयर एज न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। मीन्स दे आर न्यूट्रल, इसका मतलब कि वो न्यूट्रल होते हैं और इसलिए उनको न्यूट्रॉन कहते हैं। द सेकंड मच लार्जर रीजन ऑफ द एटम इज अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम का जो सबसे बड़ा रीजन होता है जिसको क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी अ नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। दे ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड शेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स्ड शेल्स में ऑर्बिट करते हैं। फिक्स्ड शेल में ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक फिक्स रास्तों में घूमते हैं जिनको हम शेल्स कहते हैं, या उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, या उसको एनर्जी लेवल कहते हैं। यानी ये वाले एरियाज जो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये जो छोटा सा पार्टिकल आपको नजर आता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी शो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। सो वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के बाहर फिक्स पाथ्स में न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इन तीनों को मिलाकर कलेक्टिवली सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज ऑलवेज द सेम व्हिच मेक्स एन एटम अ न्यूट्रल एंटिटी। हमेशा एटम में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद बराबर होती है और इसीलिए एक एटम न्यूट्रल पार्टिकल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एटम में मौजूद प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। कंसीडर करें हमारे पास एक एटम है जिसमें 3 प्रोटॉन हैं। अब जब इसमें 3 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो इस एटम में हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 3 हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो यूँ बनती है कि 3 पॉजिटिव चार्जेस है और 3 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये 3 पॉजिटिव चार्जेस और 3 नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो यू एटम पर नेट चार्ज 0 आ जाता है। सो वी कैन से दैट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली अ न्यूट्रल पार्टिकल। यहाँ पर अगर हम इस फिगर में देखें तो ये जो रेड कलर्स के आपको पार्टिकल नजर आते हैं ये प्रोटॉन है और प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, और साथ में ये वाले पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं ये न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रल पार्टिकल हैं। और ये जो शेल्स में या जो एनर्जी लेवल में जो पार्टिकल आपको नजर आते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज भी शो हो रहा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर बहुत सारा काम हुआ है, कई सारे लोगों ने इस पर काम किया हुआ है। सबसे पहले इसका जो मॉडल पेश किया, इसका जो स्ट्रक्चर पेश किया वो जॉन डाल्टन था। उसने 1803 में एटम का ये वाला स्ट्रक्चर पेश किया जिसको सॉलिड स्फीयर मॉडल भी कहते हैं।
इसके बाद जे थॉम्सन आया 1904 में और उसने एटम का ये वाला स्ट्रक्चर पेश किया और इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इसके बाद 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड आया और इसने ये वाला मॉडल पेश किया जिसको न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। इसके बाद 1913 में नील बोर आया और नील बोर ने ये मॉडल पेश किया जिसको प्लैनेटरी मॉडल कहते हैं। नील बोर के बाद 1926 में एरविन स्क्रॉडिंजर आया और उसने ये मॉडल पेश किया जिसको क्वांटम मॉडल कहते हैं। एटम आर प्रेजेंट एवरीवेयर। एटम हर जगह मौजूद होते हैं। फ्रॉम योर कार टू योर बाईसाइकिल, आपके कार से लेकर आपके बाईसाइकिल तक। ए लेडर, एक सीढ़ी भी आपके एटमों की बनी है, एक चेयर भी आपकी एटमों की बनी है। योर कैट एंड इवन योर बूट्स, आपके बिल्ली में भी एटम्स हैं और इवन के आपके जो जूते हैं वो भी एटमों पर मुश्तमिल हैं। अब एटम क्या होते हैं? दे आर टाइनी पार्टिकल्स एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। एटम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, मीन इसको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। ये एटम का एक फिगर है और ये इसका सेंटर है और इस सेंटर में हमारे पास दो किस्म के पार्टिकल्स हैं, कुछ प्रोटॉन्स इसमें होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं दे फॉर्म द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के सेंटर को बनाते हैं, यानी न्यूक्लियस का जो सेंटर होता है वो इन ही दो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। अब आते हैं और डिफाइन करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद को या प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। मैंने ये क्यों कहा कि किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद को या प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं? क्योंकि हर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगर किसी एटम में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो उसी एटम में 5 प्रोटॉन भी होंगे। सो अगर हम ये कहते हैं कि इस एटम में चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 5 होगा। यस, वी आर राइट। हम ये भी कह सकते हैं कि इस एटम में 5 प्रोटॉन है इसलिए इस एटम का एटॉमिक नंबर 5 होगा। सो दोनों सूरतों में हम ठीक कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद को उस एटम का प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर कहते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, और इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर को या प्रोटॉन नंबर को हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। क्यों इसको प्रोटॉन नंबर कहते हैं? क्योंकि किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद को उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। अब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स का मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिमेंट विद 6 प्रोटॉन इज कार्बन एटम। एक ऐसा एटम जिसमें प्रोटॉनों की तादाद 6 है और वो कार्बन एटम है, यानी कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन है। विच मीन द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इसका मतलब है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। सिमिलरली द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑक्सीजन इज 8। इसी तरह ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की तादाद 8 है। देयरफॉर द प्रोटॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर 8 होगा। In modern periodic table, elements are arranged in order of increasing atomic numbers. Modern periodic table में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया है, यानी जिस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर 1 है उसको सबसे पहले रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जिस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर 2 है उसको 2 नंबर पे रखा गया है। इसी तरह इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर एटमों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी एटॉमिक नंबर एलिमेंट की आइडेंटिटी है, ये एलिमेंट की शनाख्त है। अब आते हैं मास नंबर पे कि मास नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इज द मास ऑफ एन एटम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद अ लेटर ए।
किसी भी एटम में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद को हम मास नंबर कहते हैं या एटॉमिक मास कहते हैं। किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद और न्यूट्रॉनों की तादाद को हम एटॉमिक मास कहते हैं या मास नंबर कहते हैं, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटम का मास बनाते हैं। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। दोनों प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स इनको क्यों कहा जाते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, thus its mass number is 12। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन मौजूद होते हैं और 6 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, सो इसलिए इसका मास नंबर या एटॉमिक मास 12 होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों के तादाद को हम एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन हैं और 8 न्यूट्रॉन हैं, सो इसका एटॉमिक मास 16 होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि मास नंबर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के तादाद को कहते हैं। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स plus number of neutrons is equal to the atomic mass. Modern periodic table. Elements are arranged in increasing number of proton and we can say increase in atomic number. मॉडर्न पीरियाडिक टेबल होता क्या है? सबसे पहले इसको एक नज़र देख लीजिएगा और फिर इस पर आते हैं। ये हमारे पास मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में क्या है? इसमें दुनिया में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है। वो एलिमेंट्स कुछ नेचुरल भी है और कुछ आर्टिफिशियल भी है। जो भी है आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, उन सब को यहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया है। जैसा कि हमने वहाँ पे पढ़ा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटमों को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया है। सो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। सो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। सो इसको सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हीलियम है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। सो हाइड्रोजन को सबसे पहले रखा गया क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और हीलियम को उसके बाद रखा गया क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसलिए इनको यहाँ नंबर 3 पे रखा गया है। और इसी तरह बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो बेरिलियम को 4 नंबर पे रखा गया है। और पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको पीरियड्स कहते हैं। दैट शो द सेम नंबर ऑफ शेल फॉर द एलिमेंट्स। और ये जो पीरियड्स होते हैं ये एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल को शो करते हैं कि जो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा उस एलिमेंट में उतने ही शेल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एलिमेंट पीरियड नंबर 1 में है तो उसमें 1 ही शेल होगा। अगर कोई एलिमेंट पीरियड नंबर 2 में है तो उसमें 2 शेल्स होंगे। अगर कोई एलिमेंट पीरियड नंबर 3 में है तो उसमें 3 शेल्स होंगे। और अगर कोई एलिमेंट पीरियड नंबर 4 में है तो उसमें 4 शेल्स होंगे। देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं। एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम आर इन पीरियड नंबर 1। हाइड्रोजन और हीलियम के जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियड नंबर 1 में है। विच मीन दे हैव 1 ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि उसमें फिर एक ही ऑर्बिट होगा। अगर वो पीरियड नंबर 1 में है तो जाहिर सी बात है उसमें एक ही ऑर्बिट होगा। एलिमेंट्स सच एज सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये एलिमेंट जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, और इन पीरियड 3, ये पीरियड 3 में है। मीन दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। अगर ये पीरियड 3 में है तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे या इसके जो ऑर्बिट होंगे वो 3 होंगे। देखिए वहाँ पे हमने कहा जो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उसको हम पीरियड कहते हैं। ये वाला रो जो है ये हॉरिजॉन्टल रो है, इसको हम पीरियड कहते हैं। ये वाला जो हॉरिजॉन्टल रो है इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। यहाँ पर अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। देखिए ये हमारे पास पीरियड नंबर 1 है, ये है पीरियड नंबर 2, ये है हमारे पास पीरियड नंबर 3, ये पीरियड नंबर 4, ये हमारे पास पीरियड नंबर 5, ये पीरियड नंबर 6। देखिए पीरियड नंबर 6 यहाँ से सीजियम से शुरू हुआ है और फिर यहाँ पे रुक गया है, फिर यहाँ पे आया हुआ है जिसको लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। ये पीरियड नंबर 6 का हिस्सा है और यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है। फिर इसके बाद हैफनियम शुरू होता है
और यहाँ तक कि पीरियड नंबर 6 खत्म होता है। देखिए पीरियड नंबर 6 सीजियम से शुरू होता है, ठीक है। फिर बेरियम आता है, बेरियम के बाद लेंथेनियम आता है और लेंथेनियम से होते हुए यहाँ तक पहुँचता है। फिर यहाँ से हैफनियम स्टार्ट होता है और यहाँ से फिर यहाँ तक रेडान पे ये एंड हो जाता है। अब कुछ एलिमेंट पीरियड नंबर 6 के पीरियोडिक टेबल से बाहर रखे गए हैं, वो इसलिए क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं बन रही थी इसकी, और कुछ और वजूहात भी है जिनके बिना पर ये वाला जो रो है पूरा, इसको नीचे एक और लाइन में रखा गया है जिसको लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। अब पीरियड नंबर 7 में कौन से एलिमेंट आते हैं? ये फ्रांसियम से शुरू होते हैं, रेडियम पर आते हैं और रेडियम के बाद ये एक्टिनियम से शुरू होते हैं, यहाँ पर ये एंड हो जाते हैं और फिर रदरफोर्डियम से ये शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर आते हैं। सो टोटल जो रोज है पीरियोडिक टेबल में वो 7 है। जो एलिमेंट पीरियड नंबर 2 में है उनमें जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो 2 होंगे, जो पीरियड नंबर 3 में है उनमें जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो 3 होंगे, जो पीरियड नंबर 4 में है उनमें नंबर ऑफ शेल 4 होंगे, जो पीरियड नंबर 5 में है उनमें नंबर ऑफ शेल्स 5 होंगे। जो हॉरिजॉन्टल रोज है पीरियोडिक टेबल में उसको हम पीरियड कहते हैं, लेकिन जो वर्टिकल कॉलम्स है ये वाले, इसमें ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। देखिए ये हमारे पास ग्रुप 1A है, ये 2A है, ये 3A है, ये 4A है, इस तरह करते करते ये ग्रुप नंबर 8A है। और इसी तरह ये हमारे पास ग्रुप 1B है, ये 2B है, ये 3B है, ये 4B है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 ग्रुप्स हैं और ये हमारे पास इन दोनों को मिला के टोटल 8 ग्रुप हैं। तो 8 + 10 टोटल 18 बन जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको ग्रुप्स कहते हैं और ये ग्रुप्स हमारे पास 18 है। और जो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको पीरियड्स कहते हैं और वो हमारे पास 7 है। वर्टिकल कॉलम और कॉल्ड ग्रुप्स जो पीरियोडिक टेबल में, जैसे मैंने आपको समझा दिया कि जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स एंड दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 18 हैज़ नोबल गैसेज। जो ग्रुप नंबर 18 है पीरियोडिक टेबल में वो नोबल गैसेज है। ग्रुप नंबर 18 को या 8A को नोबल गैसेज कहा जाता है, जिनमें जो एलिमेंट आते हैं उसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, रेडान है, क्रिप्टॉन है और जीनान है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर कलरलेस। ये जो नोबल गैसेज हैं ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस, इनकी बू भी नहीं होती, टेस्टलेस, ये बेजायका भी होते हैं, एंड नॉन फ्लेमेबल, और ये जलते भी नहीं है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड लो केमिकल रिएक्टिव ग्रुप। और ये वाला जो ग्रुप है इसको लो रिएक्टिव ग्रुप भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इन एटम्स के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट है। और याद रखिए कि कोई भी एटम रिएक्टिव तब होता है, कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड तब बनाता है जब उनको अपना शेल कंप्लीट करना होता है। वो अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। इन एटमों के यानी नोबल गैसेस के जो वैलेंस शेल होते हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, वो उनको ज़रूरत नहीं है अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। ये किसी को छेड़ते नहीं है, इसलिए इसको लेस रिएक्टिव या लो केमिकल रिएक्टिव ग्रुप भी कहते हैं। अब आते हैं फाइंडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप पीरियोडिक टेबल में प्रोटॉन नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। जो प्रोटॉन नंबर होता है वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। सो अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उस एटम का प्रोटॉन नंबर क्या होगा। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल के मुताबिक ऑक्सीजन हैज़ द एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। द एटॉमिक नंबर इज प्लेस्ड अबव द एलिमेंट सिंबल, इट मीन इट हैज़ 8 प्रोटॉन। जो एटॉमिक नंबर होता है वो एलिमेंट के सिंबल के ऊपर प्लेस किया गया होता है। पीरियोडिक टेबल के मुताबिक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन में प्रोटॉन भी 8 होंगे। यहाँ पर अगर हम पीरियोडिक टेबल में देख सकें, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ये स्कैंडियम का सिंबल है
और इसमें ये जो 21 है ये इसका एटॉमिक नंबर है, और ये जो 44.956 है ये स्कैंडियम का एटॉमिक मास है। फाइंडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन पीरियोडिक टेबल। The number of neutrons in an atom can be calculated by subtracting the atomic number from the atomic mass. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम फाइंड कर सकते हैं, हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि जब हम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रहे कि जैसे हमने डिफाइन किया था कि एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर हम एटॉमिक मास से प्रोटॉनों को माइनस कर दें, प्रोटॉनों का मतलब अगर हम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन एटम है और उसका जो एटॉमिक मास है वो 16 है, और इस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। सो यहाँ पर अगर हम एटॉमिक मास से जो ऑक्सीजन का 16 है उससे हम 8 को माइनस कर दें जो उसका एटॉमिक नंबर है, तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये जो 8 है ये इस ऑक्सीजन में मौजूद न्यूट्रॉनों की तादाद है। सो सिंपली आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं जब आप एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बोथ ऑफ दीज नंबर कैन बी फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप दोनों नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा दिया कि एटॉमिक मास जो है वो एलिमेंट के सिंबल के नीचे दिया होता है और एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट के सिंबल के ऊपर दिया होता है। द एटॉमिक नंबर इज लिस्टेड अबाउट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट वेयर द मास नंबर इज प्लेस्ड बिलो। जो एटॉमिक नंबर होता है वो एलिमेंट के ऊपर, एलिमेंट के सिंबल के ऊपर दिया होता है, और जो मास नंबर होता है वो एलिमेंट के सिंबल के नीचे दिया होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, जब हम a माइनस जेड करते हैं। a का मतलब a एटॉमिक मास का सिंबल है और z एटॉमिक नंबर का सिंबल है। जब हम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फाइंड करेंगे। याद रखें कि जब हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर रहे थे तो उससे पहले मैंने एटॉमिक नंबर को यूँ डिफाइन किया था कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। के एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद को या प्रोटॉनों की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। वो मैंने क्यों कहा था, क्योंकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तादाद में बराबर होते हैं। अगर किसी एटम में प्रोटॉन 8 हो तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन 10 हो तो उस एटम में प्रोटॉन भी 10 होंगे। अगर किसी एटम में प्रोटॉन 20 हो तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे। अब अगर किसी एटम में प्रोटॉन 20 हो तो उसका एटॉमिक नंबर भी 20 होगा। अब जब प्रोटॉन 20 होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे। तो हम कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर से फाइंड कर सकते हैं कि जिस एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में मौजूद जो एटम्स होते हैं उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद उस एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एलिमेंट आर इक्वल। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों की तादाद और प्रोटॉनों की तादाद बराबर होती है। एस ऑक्सीजन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। जैसा कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन इज 8। इसलिए ऑक्सीजन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 8 होंगे। These सब पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव ऑपोजिट चार्जेस। ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सब पार्टिकल्स हैं इन पर अपोजिट चार्जेस होते हैं। प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। दे कैंसल आउट एंड कीप द एटम न्यूट्रल। वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम को न्यूट्रल बना देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल एक एटम है उसमें 8 प्रोटॉन है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सो इसका मतलब इस एटम में पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं। बराबर क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हैं। प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज हैं। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो एटम पर नेट चार्ज 0 आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।